अध्याय 92 अस्वीकृत। झू यान के अपने आवास पर लौटने के बाद लौ का एक गोला उसके सामने चिंगारी में बदल गया। ये 10वें राजकुमार यांग जेन के ध्वनि संचारक तावीज द्वारा भेजा गया एक संदेश था। 10वां राजकुमार चाहता था कि वह आज रात उसके महल में उससे मिलने आए। झू यान उसके अंतर्निहित स्वर को सुन सकता था। 10 राजकुमार खुश नहीं लग रहे थे। झू यान निश्चित रूप से जानता था कि यदि 10वां राजकुमार उसे देखना चाहता था तो यह उस क्षण के कारण था जब लिन मिंग ने उसे खुलेआम चुनौती दी थी। स्थिति का निरीक्षण करने के लिए उसने जो स्काउट्स भेजे थे उन्होंने 10वें राजकुमार को रिपोर्ट की होगी। लिन मिंग पर जीत। सपने देखना बंद करो। झू यान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सामने सुलगती राख को कुचल दिया। 10वें राजकुमार की आवाज अचानक रुक गई। झू यान धीरे से उठा और अपने लिए शराब का गिलास डाला। उसने गिलास उठाया और सारा सामान सूखा दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें शांत झील की तरह चुपचाप ठंडी हो गईं। अभी 1 महीना है। क्या आपको लगता है कि लिन मिंग पहले ही जीत चुकी है? जैसे ही लिन मिंग अपने निवास पर लौटे उन्हें 10वें राजकुमार और क्राउन प्रिंस से एक साथ ध्वनि संचारित तावीज भी प्राप्त हुए। क्राउन प्रिंस का संदेश मुई की ओर से था। ध्वनि संचारित तावीज में मुई ने अपनी बधाई भेजी और लिन मिंग को क्राउन प्रिंस के महल में आने और शराब पीने के लिए आमंत्रित किया। 10वीं कीमत के लिए उन्होंने लिन मिंग को भी आमंत्रित किया और यह भी पूछा कि क्या लिन मिंग उनके पास मौजूद दुर्लभ मानव चरण मैनुअल पर एक नजर डाल सकते हैं। वास्तव में ध्वनि संचारित करने वाले इन 2 तावीजों ने पहले ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नियमों का उल्लंघन कर दिया था। मार्शल हाउस ने निर्धारित किया था कि कोई भी और सभी बाहरी प्रभाव स्कूल अवधि के मध्य में शिष्यों को परेशान नहीं कर सकते, भले ही वह बाहर से भेजा गया ध्वनि संचारक तावीज ही क्यों न हो। हालांकि वर्तमान घटनाएं एक महत्वपूर्ण मामला थीं क्योंकि राजकुमार सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से मार्शल हाउस उन्हें समायोजित करने के लिए नियमों को थोड़ा मोड़ने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष मुझे जीतना चाहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को नाराज कर दिया है और बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। मेरी अपनी ताकत कमजोर है। मैं 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में सुरक्षित रह सकता हूं, लेकिन अगर मैं बाहर गया तो मेरी हत्या हो सकती है। हालांकि मैंने एक कहानी बनाई है कि मेरी पीठ पर कोई दुर्जय गुरु है, लेकिन इस तरह की नकली चीज दूसरों को डरा नहीं सकती है। अगर मैं फिलहाल किसी का पक्ष ले लूं तो वे मेरी रक्षा भी कर सकते हैं। मुई मेरे प्रति दयालु और उदार रहे हैं और हम दोस्त हैं, और क्राउन प्रिंस ने एक बार मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उनका एहसान मानता हूं। अगर मैं उनके साथ जुड़ूं तो यह एक अच्छा विकल्प होगा। जहां तक 10वें राजकुमार की बात है, वह झू परिवार की उपपत्नी साम्राज्य का बच्चा है। लिन मिंग को राजनीति की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वह झू परिवार की स्थिति के बारे में जानता था, और 10वां राजकुमार झू यान का चचेरा भाई था। झू परिवार ने सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इस रिश्ते का इस्तेमाल किया था। उनका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा था और रैंकों में बढ़ रहा था। लिन मिंग के लिए 10वें राजकुमार का पक्ष लेना असंभव था। उसने तुरंत उसे मना कर दिया। जहां तक मुई को चेहरा देने की बात है, तो यह कुछ ऐसा था जो उसे अवश्य ही करना था, लेकिन अब इसका समय नहीं था। मैं आपके महान और दयालु निमंत्रण के लिए महामहिम क्राउन प्रिंस को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरे पास पहले से ही 1 महीने में एक वादा की गई तारीख है और मुझे हर सेकंड और मिनट को जब्त करना होगा। इस प्रकार मैं आपके साथ अपनी नियुक्ति नहीं रख सकता। 1 महीने बाद मैं आऊंगा और उस समय आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दूंगा। क्राउन प्रिंस के पूर्वी महल में मुई को लिन मिंग का ध्वनि संचारित तावीज प्राप्त हुआ। उसने अपनी दाढ़ी का पता लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, लिन मिंग ने कहा था कि वह 1 महीने में मिलने आएगा। ओह, ये लिन मिंग वास्तव में इतना मेहनती है कि उसे एक शाम भी खाली नहीं मिलती। मुई ने उत्तर दिया, महामहिम को पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति मार्शल आर्ट का मार्ग अपनाता है
उसे तेज तर्रार होना चाहिए और अपने विचारों और हृदय को शुद्ध रखना चाहिए। लिन मिंग पूरे दिल से मार्शल आर्ट शिखर का पीछा करते हैं। यदि उसके हृदय में कोई विचलित करने वाले विचार न हो तो उसका विकास भी बहुत तेजी से होगा। अगर वह एक रात के लिए भी शराब पीने के लिए आता तो उसके दिमाग में कुछ अपरिहार्य गड़बड़ी होती और उसे वापस समायोजित होने में शायद 1 या 2 दिन लग जाते। तो यह ऐसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिन मिंग की खेती इतनी तेजी से आगे बढ़ी। मार्शल आर्ट के प्रति उनका रुझान इसका एक बड़ा हिस्सा रहा होगा। हाँ, आमतौर पर यदि किसी का मार्शल आर्ट का दिल कमजोर है, जब उनके पास केवल कुछ उपलब्धियां होती हैं, तो उनके पास दूर दूर से प्रमुख शक्तियां होती हैं जो उन्हें जीतने की कोशिश करती हैं। वे धन और सुंदरता जैसी चीजों से बहुत आसानी से प्रलोभित हो जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति में सदैव महान प्रतिभा का अभाव रहेगा और वह केवल अनुयायी ही बन सकता है। हालांकि लिन मिंग की ताकत में इतनी तेजी से सुधार हुआ, ये सिर्फ मार्शल आर्ट के प्रति उनके शुद्ध दिल के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनके पीछे एक दुर्जेय गुरु है। प्रारंभ में लिन मिंग ने मुई से अपने शिलालेख स्वामी होने के रहस्य को निजी रखने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अपने इस दुर्जेय छाया स्वामी होने के रहस्य को गुप्त रखने के बारे में मुई से कुछ नहीं कहा था। वास्तव में लिन मिंग की वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ, भले ही वह एक शिलालेख मास्टर के रूप में अपनी स्थिति को प्रचारित करें, यह खतरनाक नहीं होगा। इससे उसके हाथ में चिप्स भी जुड़ जाएंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अब उन्हें क्राउन प्रिंस और मुई का संरक्षण प्राप्त था। 7 प्रोफाउंड मैरिटल हाउस के एक प्रतिभाशाली शिष्य होने की उनकी स्थिति पहले से ही एक बड़ी बाधा थी। बेशक लिन मिंग के पीछे ये किस तरह का मास्टर है? क्राउन प्रिंस ने पूछा और उसकी आंखें चमक उठीं। मुई ने क्राउन प्रिंस का ये रूप देखा और स्पष्ट रूप से जान लिया कि उसके मन में क्या विचार है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम को इस व्यक्ति पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरा अनुमान है कि यह वरिष्ठ कम से कम जियांटियन चरण की बड़ी सफलता पर है। हो सकता है कि वह पहले ही जियांटियन चरण को पार कर चुका हो। जिस ऊंचाई तक वह पहुंचा है वह पहले से ही हमारी समझ से परे है। वह सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जियांटियन से आगे निकल गया। ये सुनते ही यांग लिन का दिल कांप उठा। जियांटियन मास्टर के ऊपर किस प्रकार का क्षेत्र है? मुई ने जबरदस्ती व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी। उन्होंने कहा, मैं इससे आगे मार्शल आर्ट का रास्ता नहीं जानता। उन लोगों के लिए जो किसी प्राचीन कुल या संप्रदाय से नहीं आते हैं, मार्शल आर्टिस्ट जो स्वयं सीखते हैं, घने कोहरे में रहने के समान है। वे बस यह नहीं जानते कि कहां या क्या तलाशना है। जियांटियन चरण के बाद मुझे स्पष्ट नहीं है कि यह किस प्रकार का क्षेत्र है। यांग लिन ने हल्की सांस छोड़ी और कहा, शिक्षक, कृपया अपने आप को छोटा मत समझो। आपके पास पहले से ही ऐसी उपलब्धियां हैं। हालांकि आप किसी संप्रदाय या कबीले से नहीं हैं, आप पहले से ही एक दुर्लभ प्रतिभा है। मेरे पास केवल एक ही बात है जो अस्पष्ट है। यदि इस लिन मिंग के पीछे इतना दुर्जेय गुरु है, तो वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में क्यों जाएगा? मुई ने कहा, खैर इस बारे में मेरे मन में भी कुछ संदेह है। जियांटियन चरण से परे मार्शल आर्ट पथ के बारे में मैं पूरी तरह से नहीं समझता। शायद अगर कोई मार्शल आर्ट में ऊंची सीमाओं तक पहुंचना चाहता है, तो उसे अपने लिए दुनिया का अनुभव करना होगा और जीवन के अनुभवों को संचित करना होगा। और यही कारण है कि लिन मिंग स्काई फॉर्चून सिटी आए। मम्मर, चाहे मैं लिन मिंग को जीत पाऊं या नहीं, मुझे कम से कम उससे दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी। अगले महीने जब लिन मिंग आएंगे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करूंगा और उन्हें उचित भोज दूंगा। ये लिन मिंग, उसने वास्तव में मुझे अस्वीकार कर दिया। क्लाउड प्रिंस के महल में 10वें राजकुमार यांग जेन को ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज मिला, जिसका लिन मिंग ने उत्तर दिया था, और उनका चेहरा तुरंत डूब गया। जुयान, तुमने सचमुच एक अच्छा काम किया है। एकमात्र महिला के लिए तुमने इतने शक्तिशाली शत्रु को नाराज कर दिया। तुमने मुझे सचमुच निराश किया है।
जू सामने खड़ा था, चुप और शब्दहीन। मूल रूप से जब वह लैन यूनियू को छीनने और प्राप्त करने में सफल हो गया था, लिन मिंग केवल एक छोटा सा महत्वहीन व्यक्ति था। उसकी एड़ी के नीचे एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। चाहे कुछ भी हो, वो उससे आसानी से निपट सकता था। ऐसे निकम्मे आदमी से औरत छीनने में क्या गलती हो सकती है? संभवतः कौन उम्मीद कर सकता है कि लिन मिंग इतनी जल्दी इतने शक्तिशाली दुश्मन के रूप में विकसित हो जाएगा? निस्संदेह, उन्होंने इन मामलों को स्पष्ट नहीं किया और न ही उन्हें इसकी आवश्यकता थी। यांग जेन ने आज यहां उससे अपने अस्थिर स्वभाव को ढीला करने के लिए कहा था। जू यान बहुत स्पष्ट था। उनकी वर्तमान स्थिति और उनके जू परिवार की स्थिति 10वें राजकुमार के कारण थी। 10वां राजकुमार उसका स्वामी था और उसके सामने वह विद्रोह नहीं कर सकता था। मैंने आपके जू परिवार की ताकत उधार ली क्योंकि मैंने सोचा था कि आप मेरी बाधा से निपटने में मेरी सहायता कर सकते हैं, लेकिन अब आपने केवल अराजकता बढ़ा दी है। मुझे लिन मिंग पर जीत हासिल करने का पूरा भरोसा था, लेकिन अब जू यान, तुमने मेरा अनुसरण किया क्योंकि तुम महान कार्य करना चाहते थे और महान उपलब्धियां हासिल करना चाहते थे। केवल सबसे मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख लोग ही एक महिला के लिए दुनिया को मार डालेंगे। वह लैन यूनियू, आप उसे तलाक देंगे। जैसे ही 10वें राजकुमार ने यह कहा, जू यान की भौं थोड़ी झुर्रीदार हो गई। उन्होंने कहा, महाराज, भले ही मैं लैन यूनियू को तलाक दे दूं, लेकिन मेरे लिए लिन मिंग के साथ अपने रिश्ते को आसान बनाना असंभव है। क्या आपको विश्वास है कि लिन मिंग इस विश्वासघात को माफ कर देगी और लैन यूनियू के साथ फिर से जुड़ जाएगी? मेरी और लिन मिंग की यह लड़ाई लैन यूनियू के कारण थी, लेकिन अब इसका लैन यूनियू से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे उपदेश दें। मैं पहले से ही जानता हूं कि लिन मिंग लैन यूनियू को दोबारा नहीं चाहेंगी। लेकिन यदि आप उसे तलाक देते हैं, तो ये लिन मिंग के सामने कमजोरी दिखाने और खुद को विनम्र करने का संकेत होगा। बाद में आप माफी मांग सकते हैं। केवल इसी तरह से हम संभवतः एक साथ बैठकर भविष्य पर चर्चा कर सकते हैं। केवल इसी तरह से मुझे उसे उदार शर्तें देने और अपने पक्ष में लाने का अवसर मिलेगा। अब कोई शाश्वत शत्रु नहीं, केवल शाश्वत लाभ। मैं उसके लिए ऐसी सुंदरियों को चुनूंगा जो लैन यूनियू से कहीं आगे हों, स्वर्गीय सुंदरियां जो एक बिल्ली की तरह आज्ञाकारी हों। मैं उसे बहुत धन और उत्तम साधना विधियां दूंगा। वह मेरा साथ कैसे नहीं दे सकता था? युवराज उसे जो दे सकते हैं, वह मैं जो दे सकता हूं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं लिन मिंग के सामने कमजोरी दिखाऊं और खुद को विनम्र बनाऊं। जू यान का मुंह हिल गया और उसकी मुठ्ठियां तब तक एक दूसरे से बंधी रहीं जब तक वे सफेद नहीं हो गईं। उनके जैसे अहंकारी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए कमजोरी दिखाना और खुद को विनम्र बनाना उसे मारने से भी बदतर था। अध्याय 93 बाधा। क्या तुम इच्छुक नहीं हो? एक वास्तविक आदमी लचीला होता है और स्थिति के अनुकूल ढल सकता है। ये थोड़ी कमजोरी दिखाने वाली बात क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे लिए समस्याएं पैदा करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि आप और लिन मिंग पूर्ण दुश्मन हैं? जू यान ने कुछ गहरी सांसें ली और फिर धीरे से अपनी बंद मुठ्ठियां ढीली कर दी। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने धीरे से कहा, महाराज, एक मृत प्रतिभा अब प्रतिभावान नहीं रही। हम्फ, आप चाहते हैं कि मैं लिन मिंग की हत्या कर दूं? जू यान, क्या आप नहीं जानते कि स्काई फॉर्चून किंगडम में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस किस प्रकार का अद्वितीय अस्तित्व है? लिन मिंग एक दुर्लभ प्रतिभा है जिसे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के 100 वर्षों में नहीं देखा गया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप चाहते हैं कि मैं उसकी हत्या कर दूं। भले ही उसने मार्शल हाउस छोड़ दिया हो, भले ही वह बड़ा नहीं हुआ हो, मेरे बड़े भाई क्राउन प्राइस यांग लिन को मत भूलना। हालांकि यांग लिन मूर्ख है, वह मंदबुद्धि होने की हद तक मूर्ख नहीं है। वह लिन मिंग के लिए सुरक्षा कैसे नहीं भेज सका? उसके पक्ष में एक गुरु भी है, उसके पास मुई भी है। एक बार जब मैं एक छोटी सी गलतफहमी कर लेता हूं,
एक बार मेरी योजनाओं का थोड़ा सा हिस्सा यांग लिन के सामने उजागर हो जाता है कि मैंने लिन मिंग को मार डाला है, तो मैं हार गया हूं। जब राजगद्दी संभालने का समय आएगा तो मैं अपनी जान भी नहीं बचा पाऊंगा। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का अधिकार अनुल्लंघनीय है, चाहे वह मेरा पिता सम्राट ही क्यों न हो, वह भी कुछ करने में निकम्मा होगा। सिर्फ एक मुई ही मुझे सिरदर्द देने के लिए काफी है। मैंने 18 लोगों को अदालत में खड़ा करने के लिए कई संसाधन खर्च किए हैं जो मरने को तैयार है, और यह केवल मुई से बमुश्किल निपटने के लिए है। यदि यह लिन मिंग बड़ा हो जाता है और इसे पहले से ही जटिल स्थिति में जोड़ दिया जाता है, तो मेरी संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। झू यान का मुंह हिल गया और उसकी दोनों मुठ्ठियां भारी हो गईं। वह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोला, महाराज, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं तुम्हें पर्याप्त उत्तर दूंगा। अच्छा, मैं एक बार तुम पर विश्वास करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे एक बार फिर निराश किया तो क्या होगा? झू यान ने एक गहरी सांस ली और शब्दों को चबाया। अगर मैं हार गया, अगर लिन मिंग अभी भी इतनी राक्षसी बुरी गति से बढ़ सकता है, तो मैं लैन यून्यू को तलाक दे दूंगा और लिन मिंग से माफी मांगूंगा। हम्फ, मुझे आशा है कि उस समय बहुत देर नहीं होगी। वापस खींचो। ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन के अतिथि कक्ष में माहौल शानदार था और तैयार किए गए व्यंजन स्वादिष्ट थे, लेकिन झू यान के पास व्यंजन खाने का मन नहीं था क्योंकि वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। झू यान को खाना न खाते देख लैन यून्यू ने अपनी चॉपस्टिक हिलाने की हिम्मत नहीं की। उसने सही अनुमान लगाया था कि झू यान की चिंता आज लिन मिंग की चुनौती से संबंधित थी। वह बीच में फंस गई, शर्मिंदा हो गई और कुछ शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। आज 10वें राजकुमार ने मेरे साथ कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया। झू यान ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद धीरे से कहा, हम चर्चा करें। आपने किस बारे में बात की? लैन यून्यू को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह कभी नहीं जानती थी कि झू यान क्या सोच रहा था। वह केवल उसके अंधेरे और भयानक मूड को महसूस कर सकती थी, जैसे कि यह धीरे धीरे शांत हो रही शांति थी, इससे ठीक पहले कि वह अचानक हिंसक क्रोध से फूट पड़े और पागल हो जाए। उसकी शक्ल बिल्कुल घात में बैठे किसी खूंखार जानवर की तरह थी। पहले तो यह शांत और शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें एक अटूट जानलेवा इरादा था। जब वह झू यान के साथ थी, लैन यून्यू को हमेशा उस पर एक अदृश्य दबाव महसूस होता था, जैसे कि वह सांस नहीं ले पा रही हो। यह अतीत से भिन्न था, उस समय के दौरान जब वह और लिन मिंग एक साथ थे। जब वह लिन मिंग के साथ थी, तो वह अचानक एक बिगड़ैल लड़की की तरह व्यवहार कर सकती थी, या अचानक अपना आपा खो सकती थी। लेकिन वह लड़का हमेशा धूप की तरह उसे देखकर मुस्कुराता था और उसकी सभी अनुचित मांगों को पूरा करता था। दुर्भाग्य से वे दिन बहुत चले गए और फिर कभी नहीं लौटेंगे। लैन यून्यू ने अपने दिल में आह भरी। उसने कोई भी भावना दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे झू यान की आंखें एक चील की तरह थी जो पूरी तरह से उसकी अंतरतम भावनाओं को भेदने में सक्षम थी। उसने मुझसे कहा, झू यान ने कहा, और फिर उसे दोनों आंखों से देखा और धीरे से जारी रखा। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। उस पल में लैन यून्यू बेसुध हो गई। ऐसा लगा जैसे उस पल में समय धीमा हो गया था और झू यान का चेहरा अचानक बहुत दूर लग रहा था। उसकी सारी इंद्रियां, उसकी श्रवण शक्ति, उसका स्पर्श, सब कुछ धुंधला हो गया। हालांकि उसने हमेशा अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखी थी, लेकिन उसकी झू यान से पहले ही सगाई हो चुकी थी। स्काई फॉर्चून किंगडम में अगर किसी लड़की की सगाई के बाद तलाक हो जाता था तो ये बेहद शर्मनाक मामला होता था और इससे उनकी दोबारा शादी पर असर पड़ता था। यदि झू यान ने वास्तव में उसे तलाक दे दिया, तो उसके लिए अनुसरण करने के लिए क्या रास्ता बचा था? उसने टेढ़े भाव से झू यान की ओर देखा और रोने न देने की कोशिश करते हुए अपने होंठ भींच लिए। फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि 10वें राजकुमार का झू यान और झू परिवार के लिए क्या महत्व है।
उनकी बातें जूयान के लिए बहुत मायने रखती थीं। आप सहमत हैं? लैन यून्यू का उसके शब्दों पर गला रुंध गया और वह लगभग सिसकने लगी। अभी तक नहीं, जूयान ने सच्चाई से उत्तर दिया। ये क्यों? लैन यून्यू ने अवचेतन रूप से चॉपस्टिक को अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन उसके पोस सफेद हो गए थे। लिन मिंग की वजह से। 10वां राजकुमार लिन मिंग पर जीत हासिल करना चाहता है, लेकिन आप उसके लिए लिन मिंग पर जीत पाने में बाधा बन गए हैं। ओब, बाधा। लैन यून्यू अंततः दर्द सहन नहीं कर सकी, और जो आंसू उसने रोक रखे थे वे बारिश की तरह गिरने लगे। वह एक साधारण लड़की थी। ऐसा कैसे हो गया कि एक दिन वह राजगद्दी की जद्दोजहद में शामिल हो जाएगी और राजकुमार के लिए बाधा बन जाएगी? ऐसा क्यों हो रहा था? जूयान ने कहा, मेरे पास 1 महीना है, शायद 2। लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि क्या कोई मौका हो सकता है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यह मामला आवश्यक रूप से पहले से तय निष्कर्ष नहीं है। ये शब्द कहने के बाद जूयान बस उठी, धक्का देकर दरवाजा खोला और चली गई। लैन यूनुए अपनी कुर्सी पर बैठी हुई पीछे रह गई थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। वह अपनी स्थिति जानती थी। हालांकि जूयान ने कहा था कि एक अवसर था, लेकिन वह इस पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त नादान नहीं थी। अगर वह कभी उसके रास्ते में बाधा बनी, चाहे थोड़ी ही सही, तो वह उससे छुटकारा पाने में संकोच नहीं करेगा। ये सोचकर लैन यून्यू को अकथनीय दुख का अनुभव हुआ। वह उदासीनता से उठी, दरवाजा खोला और चली गई। ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन का मुख्य हॉल हमेशा जोरदार शोर और बातचीत से गूंजता रहता था। कुलीन पुत्रों की भीड़ अपनी इच्छाओं में लिप्त थी और पीने के लिए प्याले उठाकर मौज मस्ती कर रही थी। नाजुक कांसे के गोले एक सजीव डिजाइन से ढके हुए थे, मानो ये किसी राक्षस का मोह हो जो उसे निगलने के लिए अपने जबड़े खोल रहा हो। शानदार हॉल, मखमली गलीचे, ऊंचे तारों और पवन वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनियां, बेहतरीन जेड प्लेटें और बेहतरीन व्यंजनों से भरी सुनहरी कटोरियां। उसने एक बार अपने सपनों में इनकी चाहत की थी और उनका पीछा किया था, लेकिन अब वे केवल उसे उजाड़ महसूस करा रहे हैं। वह सीढ़ियों से नीचे चली गई और ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन से बाहर चली गई। पतझड़ की रात में शीतलता थी और बहती हवा में ओस का स्पर्श था। यह उदास और शोकपूर्ण था। सच तो ये है, जूयान गलत नहीं था। लैन यून्यू ने आज रात उन कुछ शब्दों को कहने का कारण समझा और उसके प्रति कोई नाराजगी महसूस नहीं की। उसने जूयान को चुना था। उसने उसे इसलिए चुना क्योंकि जूयान उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति लेकर आया था, और इस तरह एक लंबी जवानी भी। यदि एक दिन जूयान ने महिलाओं के सामने अपना दर्जा खो दिया, तो उसकी पत्नी भी उसे छोड़ सकती है। ये सत्य जूयान कैसे नहीं समझ सका। यदि कोई वैभव को चुनता है, तो उसे उस वैभव के पीछे की कड़वाहट और दर्द को झेलने में सक्षम होना होगा। लेकिन उसे यह सिद्धांत बहुत देर से समझ में आया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वे खोई हुई चीजें कितनी कीमती थी जो कभी उसके पास थीं। उसे पछतावा हुआ, इसलिए नहीं कि लिन मिंग सुनहरे आकार वाले ड्रैगन में बदल गया था, बल्कि उसे इस बात का अफसोस था कि उसे यह नहीं पता था कि जो खुशी उसने एक बार महसूस की थी वह एक सच्चा आशीर्वाद था। लिन मिंग ने जो परिणाम निकाला, उसने कई लोगों को चौंका दिया। प्रमुख शक्तियों ने पहले ही लिन मिंग के लिए योजनाएं तैयार कर ली थीं। लेकिन भले ही लिन मिंग ने इतना अच्छा परिणाम हासिल किया था, लेकिन उनमें थोड़ी सी भी आत्मसंतुष्टि नहीं थी। उन्होंने जूयान को चुनौती देने से पहले 1 महीने का समय चुना। सच तो ये था कि उन्हें इस बात का पूर्ण आश्वासन नहीं था कि वह जीतेंगे। जूयान लिन मिंग के पूरे जीवन में पहला सभ्य दुश्मन था। एक बार लिन मिंग ने जूयान से आगे निकलने को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अब केवल 6 महीने की छोटी अवधि में लिन मिंग का सामना उसी मार्शल स्टेज पर जूयान से होगा।
लिन मिंग महसूस कर सकते थे कि जू यान सख्त और असाधारण थी। जू यान और वांग यानफेंग एक ही थे। दोनों स्वाभिमानी थे और उनकी अपनी अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति थी। ये सिर्फ इतना था कि जू यान वांग यानफेंग की तरह इतना कठोर नहीं था और दिल से अधिक संयमित था। यदि वांग यानफेंग ठंडी हवा से भरी एक बिना म्यान वाली खजाने की तलवार थी, तो जू यान म्यान में छिपा हुआ एक पतला कृपाण था। यह बताना कठिन था कि वह कब म्यान छोड़ेगा, और उस पहले प्रहार से बचाव करना लगभग असंभव होगा। जू यान को इतनी आसानी से कुचला नहीं जाएगा। वह जू परिवार की एक उपपत्नी का बेटा था। अपनी वर्तमान स्थिति तक कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपनी ताकत और मेहनती प्रयासों पर भरोसा किया। यहां तक कि उनके पास घर के मुखिया के रूप में जू परिवार को विरासत में पाने की भी संभावना थी। ऐसा व्यक्ति घास की तरह मजबूत और दृढ़ था। भले ही लिन मिंग के पास क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल थी जो औषधीय शिलालेख प्रतीक द्वारा बढ़ाई गई थी, उसे पूरा विश्वास नहीं था कि वह जीतेगा। इस महीने जू यान निश्चित रूप से दोगुना प्रयास करेगा। लेकिन ये जानते हुए भी लिन मिंग ने फिर भी एक चुनौती जारी की थी। उसे न केवल जू यान को चुनौती देनी थी, बल्कि खुद को चुनौती देनी थी और अपनी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए खुद को एक कोने में मजबूर करना था। इस महीने लिन मिंग को प्राप्त होने वाले संसाधनों में वृद्धि की गई। वह 7 प्रमुख हत्या समूहों में पूरे 5 दिनों तक अभ्यास करने में सक्षम होगा। 5 सोल गैदरिंग पैलेट्स और 5 सच्चे सार पत्थर भी प्राप्त करेगा। सोल गैदरिंग पैलेट्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन असली सार पत्थर, विशेष रूप से खेती के पूरे 5 दिन, लिन मिंग के लिए महत्वपूर्ण थे। पूरे 5 दिन 60 घंटों के बराबर थे जो वह अभ्यास कर सकता था। यह 1 महीने के लिए हर दिन औसतन 2 घंटे था। हालांकि यह अंधाधुंध अभ्यास नहीं था, लेकिन 2 घंटों का प्रभाव पहले से ही बहुत फायदेमंद था। आज सुबह सुबह लिन मिंग पेनिट्रेटिंग रेनबो लेकर बर्फीले तालाब झरने तक गए। लेकिन जैसे ही वह ठंडे तालाब में प्रवेश करने वाला था, एक दूर से आवाज आई, युवा चचेरे भाई, एक क्षण रुको। मम, लिन मिंग ने अपने कदम रोक दिए। ये लिन वू था। युवा चचेरे भाई, बधाई हो। इस बार आपने सचमुच हमारे लिन परिवार के लिए पहचान बना ली है, लिन वू ने प्रसन्नतापूर्वक भागते हुए कहा। लिन परिवार ग्रीन शहतूत शहर के सबसे बड़े परिवारों में से एक था, लेकिन वर्तमान में उसके पास जू परिवार के साथ तुलना करने के साधन नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जू परिवार में एक उपपत्नी साम्राज्य थी, और इसके अलावा साम्राज्य के बेटे को राजकुमार की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। यह बहुत बुरा नहीं था। कोई केवल भाग्य को दोष दे सकता है। हालांकि लिन परिवार के अधिकांश बुजुर्ग गुस्से से उबल पड़े। लिन परिवार पर हमेशा जू परिवार और जू यान का दबाव रहता था। वे एक पहाड़ की तरह थे जो लिन परिवार के सामने खड़ा था। लिन परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत लिन वू था। वह पहले ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में 2 साल बिता चुके थे और अभी अभी अर्थ हॉल में प्रवेश ही किया था। इसके अलावा वह रैंकिंग के निचले मध्यम खंड में ही थे। युवा पीढ़ी के अन्य 2 लोगों ने अर्थ हॉल में प्रवेश भी नहीं किया था। वे जू यान का आधा हिस्सा भी नहीं पकड़ सके। लिन परिवार के बुजुर्ग नाराज कैसे नहीं हो सकते थे। लेकिन कल 12 लंबी दूरी के ध्वनि संचारित तावीजों का उपयोग किया गया था, और उस रात बड़ी दूरी से ग्रीन शहतूत शहर में बड़ी खबर भेजी गई थी। सामान्य ध्वनि संचारित तावीज केवल कई दर्जन मील की दूरी तक ही पहुंच सकता है, लेकिन लंबी दूरी की ध्वनि संचारित करने वाला तावीज कई 100 मील तक फैल सकता है। कीमत निश्चित रूप से सामान्य से कहीं अधिक थी। एक पर्ची की कीमत कई दर्जन टन सोना था। स्काई फॉर्चून सिटी से ग्रीन शहतूत सिटी तक समाचार प्रसारित करने के लिए श्रृंखला में भेजे जाने वाले 12 ध्वनि संचारक तावीजों की आवश्यकता होती है। इस समाचार को भेजने की लागत कई 100 टन सोने की थी। यदि यह महत्वपूर्ण नहीं होता, तो लिन परिवार जैसा अमीर, सम्मानित परिवार भी इतना फिजूल खर्ची नहीं होता।
12 ध्वनि प्रसारण लगातार भेजे गए, तत्काल शुद्ध सोने के रंग के साथ। उनमें केवल कुछ सरल वाक्य थे। लिन मिंग 34 दिनों से 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में है। दूसरे 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन के दौरान वह 62वें रैंक पर पहुंच गया और हेवनली एबोर्ड को चुनौती देने के लिए योग्यता प्राप्त की। उन्होंने भाले की नोक पर झू यान को चुनौती दी और घोषणा की कि उनका मैच 1 महीने बाद होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब लिन परिवार के मुखिया को यह ध्वनि संचारित ताबीज मिला, तो वह तुरंत अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। यह बहुत बढ़िया है।